क्लास 7 बिहार बोर्ड साइंस की नई पुस्तक है जिसमें चैप्टर नंबर 11 हमारा लाइट यानी प्रकाश। तो आइए इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर ना प्राप्त किया जा सके वह डैश कहलाता है। उसे क्या कहते हैं जो हम पर्दे पर नहीं प्राप्त करते हैं? देखिए, प्रतिबिंब की स्थितियां दो होती हैं। जो पर्दे पे प्राप्त किया जा सके वास्तविक हो गई, जो पर्दे पे ना प्राप्त किया जा सके वो आभासी हो गई। तो यहाँ पे क्या है, जो पर्दे पे ना प्राप्त किया जा सके तो हमें यहाँ पे क्या भरना है, हमें भरना है आभासी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया आभासी। देखिए अगला देखते हैं, यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो तो यह किस उत्तल डैश द्वारा बना होगा? तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है, जो प्रतिबिंब का शर्त है वो सदैव जो है आभासी बनता है और साइज में छोटा बनता है। तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण हमेशा आभासी बनाता है और साइज में बिंब से छोटा, बिंब मतलब वस्तु से छोटा होता है। यहाँ पे आपको एक बात समझना है कि हमेशा आभासी जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा बनता है। आभासी मतलब होता है प्रतीत होना, वास्तविक नहीं बनता। ठीक है, आती प्रतीत होती हैं जो प्रकाश की किरणें होती हैं। आभासी हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, और जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या बनता है, वो हमेशा बनता है उल्टा। समझ में आ गया? आभासी जहाँ दिखाई दे प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा और वास्तविक है तो वो हमेशा उल्टा ही बनेगा। समझ में आ गया? जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं, उत्तल लेंस सदैव सीधा बनाता है, इसका मतलब ये आभासी बनाता है। देखिए अगला हमारा है सी, यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज का बने तो दर्पण डैश होगा। तो एक ही दर्पण है जो हमेशा बिंब का साइज का बनाता है, वो है समतल दर्पण। इसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है, यानी जो सीधा मैंने बोला, सीधा हमेशा आभासी बनता है और ये बिंब का साइज का बनाता है, ये समतल दर्पण हो गया। तो हमने भर लिया समतल दर्पण। अगला देखिए घ, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके तो वह डैश प्रतिबिंब कहलाता है। जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वो तो वास्तविक हो गया। ठीक है, वो उसे वास्तविक कहते हैं। जिसे ना प्राप्त किया जा सके वो हो गया आभासी। ठीक, जैसे यहाँ पे हमने देखा, प्राप्त किया जा सके वास्तविक हो गया, ना प्राप्त किया जा सके वो आभासी हो गया। अगला देखिए, अवतल डैश द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो हमारा आंसर होगा लेंस, क्योंकि अवतल लेंस सदैव सीधा बनाता है और आभासी बनाता है। सीधा हमेशा आभासी ही बनता है। जो आभासी बन गया वो पर्दे पे प्राप्त तो नहीं किया जा सकता, पर्दे पे प्राप्त वास्तविक किया जा सकता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमें क्या भरना है, हमें भरना है लेंस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा। पहला है, हम उत्तल दर्पण से आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। क्या ये स्टेटमेंट दिया गया है ये बिल्कुल सही है गलत है? ये बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, क्योंकि हम उत्तल दर्पण से सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब सिर्फ अवतल दर्पण से प्राप्त किया जा सकता है, जिससे कि वो चिकित्सा के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है किसी वस्तु को बड़ा करके देखने में। ठीक है, ये गलत हो गया। दूसरा है, अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? देखिए यहाँ पे हम अवतल लेंस के गुण देखते हैं तो सदैव सीधा बनाता है, सीधा हमेशा आभासी बनता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। ग नंबर देखिए, अवतल दर्पण से हम वास्तविक, आवर्धित मतलब काफ़ी बड़ा और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। क्या यह सही है कि गलत है? देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण कैसे बनाता है, वास्तविक भी बना सकता है, उल्टा भी प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, जब बिंब मतलब वस्तु को दर्पण के अधिक निकट भी रखते हैं तो ये प्रतिबिंब आभासी भी बना सकता है। आभासी हमेशा सीधा बनता है, आवर्धित यानी काफ़ी बड़ा भी बना सकता है, यानी दोनों प्रकार की ये बना सकता है अवतल दर्पण। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। घ नंबर देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। काल्पनिक को नहीं किया जा सकता, यानी आभासी को नहीं किया जा सकता, इसको किया जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत दिया गया है। यहाँ पे कहा गया कि नहीं किया जा सकता, जबकि किया जा सकता है। 4 नंबर, अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पे देखिए, अवतल दर्पण वास्तविक भी बना सकता है जो उल्टा बनता है, और आभासी भी बना सकता है जो सीधा बनता है। इसका मतलब जो स्टेटमेंट दिया गया है वो गलत है, दोनों बना सकता है।
अब इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट है तीसरा, हम कॉलम A से कॉलम B हमें मिलान कर लेना है। समतल दर्पण, समतल दर्पण देखिए क्या है, प्रतिबिंब सीधा बिंब के साइज का प्रतिबिंब बनाता है ये समतल दर्पण, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पांचवा। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण देखिए साइड मिरर के क्षेत्र में होता है, यानी अधिक दृश्य क्षेत्र को ये दिखाता है, ठीक है। तो ये हो गया अधिक क्षेत्र दृष्टि का प्रतिबिंब बना सकता है। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का होगा आवर्धक लेंस की भांति इसका प्रयोग होता है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण देखिए दंत चिकित्सक के क्षेत्र में है। अवतल लेंस, अवतल लेंस जो है आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधा बिंब के साइज, ठीक है, और प्रतिबिंब ये बनाता है। ये आपका पूरा हो गया, क्लियर हुआ। देखिए चौथा सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण देखिए, यानी समतल दर्पण के क्या गुण होते हैं, कैसे वो प्रतिबिंब बना सकता है, वो पूरा आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे नज़र डालिए, समतल दर्पण के जो गुण होते हैं वो प्रतिबिंब को सीधा बनाता है, सीधा हमेशा आभासी होता है, ठीक है। और ये वस्तु के साइज का, बिंब मतलब वस्तु, वस्तु के साइज का बनाता है। प्रतिबिंब जितना दूरी होगा वस्तु का उतना ही दूरी होगा, यानी वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी इसमें बराबर होती है। ये सारे इसके अभिलक्षण हो गए। और एक बात और ध्यान देना है, आभासी है तो इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं भी किया जा सकता। तो हमारा आंसर ऐसे होगा, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण निम्न हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, अर्थात इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, जो आभासी है। दूसरा अभिलक्षण है, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है तथा सीधा होता है। तीसरा है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतने ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी गई हो, यानी प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी एकदम बराबर इसमें होती है। ये तीन गुण आपको लिख लेने हैं, क्लियर हुआ। अगला सवाल हमारा है पांचवा, अंग्रेजी या अन्य कोई भाषा जिसका आपको ज्ञान है कि वर्णमाला के उन अक्षरों का पता लगाइए जिसके सामने, जिससे समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के सदृश लगते हो, यानी समान लगते हो। अपने परिणाम का हमें विवेचना भी करना है, एनालिसिस भी बताना है यहाँ पे। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, देखिए इसका आंसर हमारा ये रहा, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जैसे कि ए, एच, ये सारे हैं, ठीक है। जब हम समतल दर्पण के सामने इसको देखेंगे ये बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट उसके जैसे दिखाई पड़ेंगे। क्यों दिखाई पड़ेंगे, ये अक्षर लंबवत सममित है। अगर हम इन अक्षरों को बीच से दो भागों में कर दें तो दायां और बायां एक समान लगेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ए है, ठीक है, ये हम इसको बीच से ऐसे काट दें तो ये हो गया आपका, हो गया लेफ़्ट, और ये हो गया आपका राइट। तो ये भाग और ये भाग आमने सामने यानी एक जैसे लगेंगे। इसको भी अगर बीच से काट दें तो उसे बोला जाता है क्या, लंबवत सममित। देखिए इसको भी अगर काट दें, इसको भी काट दें तो लेफ़्ट और राइट जो क्या है, बराबर लगते हैं। तो ये सारे अल्फ़ाबेट है, समझ में आ गए। इसका कारण भी आपको ये कर लेना है। नेक्स्ट पार्ट हमारा देखिए, अगला सवाल है 6, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, कोई ऐसी स्थिति बताइए जहां आभासी प्रतिबिंब बनता हो। तो आभासी प्रतिबिंब वैसे प्रतिबिंब होते हैं जो पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता, ठीक है। तो स्थिति भी हमें बताना है दर्पण और लेंस के द्वारा। तो इसका आंसर यहाँ से आपको कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए सवाल है 7वां, उत्तल तथा अवतल लेंस में दो अंतर हमें बताना है। आइए लिखते हैं। देखिए वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं उसे उत्तल लेंस बोलते हैं, जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं। जैसे ये रहा, किनारों पे क्या है, पतले हैं और बीच में देखिए मोटे हैं। ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है। ये हो गया आपका। जबकि वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। ये किनारों पे मोटे हैं, बीच में पतले हैं, ये कौन सा हो गया, अवतल लेंस हो गया। उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है, जबकि अवतल लेंस सदैव आभासी बनाता है। तो ये आपका आंसर हो गया, दोनों में अंतर। देखिए 8वां सवाल है, अवतल तथा उत्तल दर्पणों का एक एक उपयोग हमें लिखना है। देखिए सबसे पहले अवतल दर्पण का क्या उपयोग है, ये दंत चिकित्सक में ये इसका उपयोग होता है, ठीक है। देखिए दांत को ये देखने के लिए, नाक, ENT, आँख, नाक और गला, इसमें देखने के लिए ये बड़े काफ़ी दिखाते हैं। ये अवतल दर्पण का उपयोग हो गया। वहीं उत्तल दर्पण के उपयोग की बात की जाए, ये साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग होता है उत्तल दर्पण का। समझ में आ गया।
तो इसका आंसर हमारा हुआ अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक में, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर में। अगला सवाल देखिए हमारा, किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो हमारा आंसर होगा अवतल दर्पण। ये वास्तविक भी बना सकता है और ये आभासी भी बना सकता है। उत्तल दर्पण सिर्फ क्या बनाता है? सिर्फ आभासी बना सकता है, ठीक है। और वहीं अवतल दर्पण दोनों बना सकता है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? अवतल दर्पण। तो आपको का आंसर कर लेना है अवतल दर्पण। इसके बाद 10 नंबर देखिए, किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? यहाँ पे लेंस की बात की गई है। देखिए यहाँ पे इसका आंसर होगा हमारा अवतल लेंस। अवतल लेंस सदैव जो है सीधा बनाता है और सीधा हमेशा आभासी बनता है, ठीक है। और एक और आप जान लीजिए कि उत्तल लेंस जो है वास्तविक भी बना सकता है, ठीक, और ये आभासी भी बना सकता है। तो हमारा प्रश्न क्या है? सदैव आभासी। तो सदैव आभासी बनाता है अवतल लेंस। तो आपका आंसर हुआ बस एक लाइन में अवतल लेंस, ठीक है। 11 नंबर सवाल देखिए, बिंब से बड़े, बिंब मतलब वस्तु से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, तो हमेशा बनाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ही तो बनाता है, जो दंत चिकित्सक के रूप में इसके ENT के प्रयोग, जो डॉक्टर होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। इसके बाद देखिए 12 नंबर सवाल क्या है? डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। यहाँ पे ध्यान देना है, दर्पण कौन सा है? समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण का क्या गुण होता है वो हम देखेंगे। दर्पण द्वारा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है? 4 मीटर है। यदि वो दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? बेहद आसान सवाल है। देखिए समतल दर्पण का क्या गुण कहता है? तो समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के बराबर बनता है, और जितनी दूरी पर रखी जाए उतनी दूरी पर वो प्रतिबिंब भी बनेगा। यानी वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी दोनों बराबर, उसका आकार भी बराबर, आभासी बनाता है। और इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। और ये सीधा बनाता है, ठीक। तो यहाँ पे तो स्पष्ट कहा गया है दर्पण उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है, ठीक है। इसका मतलब जो डेविड में है वो भी 4 मीटर पे खड़ा होगा, क्योंकि वस्तु यहाँ पे कौन सा है? डेविड है, और उसका प्रतिबिंब है 4 मीटर पे, ठीक। तो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी यहाँ पे बराबर हो गई। 1 मीटर चला तो 1 मीटर तो कम हो गया, 3 मीटर पे आ गया। तो फिर दर्पण की ओर 3 मीटर, फिर प्रतिबिंब की ओर 3 मीटर, यानी 6 मीटर हो गया। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है? समतल दर्पण है। यहाँ से दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है? 4 मीटर है। यहाँ पे डेविड खड़ा है AB, ठीक है, और दर्पण से इसकी दूरी हो गई 4 मीटर, और यहाँ से इस प्रतिबिंब की भी दूरी कितनी दी गई है? दर्पण से 4 मीटर। तो डेविड चल के यहाँ पे आ गया, 1 मीटर चला तो यहाँ पे आया तो कितना मीटर हो गया? अब यहाँ से दूरी हो गई 3 मीटर, 3 मीटर हो गई। डेविड यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से 3 मीटर जब डेविड यहाँ से पहुँचा तो इसका प्रतिबिंब भी यहाँ बनेगा, क्योंकि समतल दर्पण का ये गुण ही होता है कि वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी बराबर होती है। तो प्रतिबिंब भी 1 मीटर यहाँ पे खिसक जाएगा, ये भी 3 पे बन जाएगा। तो यहाँ से टोटल दूरी कितनी हो गई? यहाँ से 3 हो गई और यहाँ से 3 हो गई, टोटल कितने हो गए? 6 मीटर तो हो गए। ये हमारा आंसर क्या होगा? 6 मीटर, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट हमारा है, देखिए 13 नंबर सवाल। एक कार का पास से दृश्य दर्पण समतल दर्पण है। यहाँ पे समझिए, एक कार का साइड मिरर हमेशा जो है वो उत्तल दर्पण लगा होता है, लेकिन यहाँ पे लगा दिया गया है समतल दर्पण। तो क्या होगा? ड्राइवर अपनी कार को 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बैक करते समय, पीछे करते समय पास से दृश्य से देखता है, ठीक है। तो पार्क में जो खड़ी जो ट्रक की प्रतिबिंब देखता है, तो ड्राइवर को ट्रक की प्रतिबिंब किस चाल से अपनी ओर आती प्रतीत होगी? देखिए समतल दर्पण का क्या गुण होता है? समतल दर्पण में जो भी आप पिक्चर देखेंगे वो वस्तु के सापेक्ष गति की दुगनी गति से वो दिखाई देगी, यही इसका गुण होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर बस आपको यही लिखना है, समतल दर्पण में छवि के सापेक्ष गति वस्तु की गति के दुगनी होती है। यदि कार की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड गति से चल रही है तो ट्रक की छवि 4 मीटर प्रति सेकंड गति से चालक के पास आती प्रतीत होगी। ये इसका गुण ही होता है कि समतल दर्पण में जो भी हम देखें तो वस्तु की गति से दुगनी दिखाई देती है। क्लियर हुआ? ये हमारा आंसर क्या हो गया? तीसरा। इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।